प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य प्रथम पत्र का पठन पाठन करने के लिए आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मैं प्रोफेसर सियाराम मीणा, सहआचार्य हिंदी विभाग, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले व्याख्यान में आपको आधुनिक काल के भारतेंद्र युग, द्वैती युग, क्षयवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि का विस्तृत अध्ययन करा चुका हूं। आज मैं आपको प्रयोगवाद के विषय में और नई कविता के विषय में व्याख्यान दूंगा। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया था कि प्रयोगवाद की समय सीमा 1942 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक है और नई कविता की समय सीमा 1960 से आज तक। इस बात को आप जान चुके हैं कि भारतेंद्र युग के प्रारंभ होते ही हिंदी साहित्यिक जगत में एक जागरण काल प्रारंभ हो चुका था। द्वैती युग में सुधारवादी कदम बढ़ने लगे। क्षयवादी युग में राष्ट्रीय चेतना और बौद्धिकता बढ़ने लगी, कल्पना तत्व की प्रधानता रही। प्रगतिवादी साहित्य में कल्पना और बौद्धिकता के अलावा समाज के अंदर पूंजीवादी शक्तियों का विरोध, समानता की भावना का पक्ष रखना, साम्यवाद का समर्थन, शोषण का विरोध इत्यादि बातें आपके सामने आई। उसके पश्चात जो नई काव्यधारा है, वो अगली काव्यधारा है, वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सन 1936 में प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ नवीन सामाजिक बोध एवं व्यापक जनवादी चेतना से समन्वित आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जिस साहित्य का सर्जन हुआ वो प्रगतिवादी साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया गया। यह साहित्य अपने विश्वास की अवस्था पर था और इसने साहित्य की सभी विधाओं का स्पर्श भी किया था। इसी बीच सन 1943 में कवि अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक नामक कविता संग्रह ने एक नई काव्य प्रवृत्ति का श्री गणेश किया। इसमें अज्ञे सहित 7 कवियों की कविताएं थी। अज्ञे जी ने इसकी भूमिका में तथा अन्य कवियों ने अपने वक्तव्यों में काव्यगत प्रयोगों की विस्तृत चर्चा की। फलतः इस नई काव्य प्रवृत्ति को विद्वानों द्वारा प्रयोगवाद के नाम से पुकारा गया। पत्रिका का इसके पश्चात 1947 में अज्ञे के संपादन में प्रतीक नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन भी हुआ। इसमें प्रकाशित कवियों और उनकी कविताओं ने प्रयोगवाद संबंधी प्रचलित धारणा को बल दिया। 1951 में अज्ञे के संपादन में पुनः 7 नए कवियों का प्रकाशन दूसरा सप्तक संग्रह में हुआ। इसकी भूमिका में अज्ञे जी ने प्रयोगवाद की विस्तृत चर्चा की और इस संबंध में अपनी और अपने सहयोगियों की स्थिति को स्पष्ट किया। उन्होंने प्रयोग के संबंध में फैली भ्रांत धारणा का खंडन किया तथा काव्य के नए शब्द की खोज के लिए प्रयोगों की आवश्यकता सिद्ध की गई। इस प्रकार प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक एवं प्रतीक नामक पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ ही जिस नई काव्य प्रवृत्ति का हिंदी जगत में जन्म हुआ वह प्रयोगवाद के नाम से अभिहित की गई, यानी प्रयोगवाद के नाम से उसे जाना गया।
प्रयोगवादी काव्य धारा को प्रयोगवाद के अलावा कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जिनमें यदि मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूं तो कहूंगा कि सन 1943 में जिस नई काव्य प्रवृत्ति का जन्म हुआ था, तब से लेकर के सन 1955 तक उस प्रवृत्ति को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जिसे हम प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, अनेकवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद या नई कविता के नाम से भी जानते हैं। नई कविता और प्रयोगवाद एवं नई कविता के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो कौन कौन हैं, इनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इनमें स्वयं अज्ञे जी तो हैं ही, इसके अलावा उन्नीस में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नाम से एक अर्धवार्षिक पत्रिका का जन्म हुआ, जिसे नई कविता नाम से एक नई काव्यधारा का सूत्रपात माना जाता है। यद्यपि यह प्रयोगवादी काव्यधारा का ही विस्तार है, कोई अलग बात नहीं है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक कृति में बाकायदा नई कविता के स्वरूप एवं उसकी अवधारणा को स्पष्ट किया है। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के आते आते हिंदी कविता को लगने लगा था कि प्रयोगवाद एक स्वस्थ और प्रतिनिधि का प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वह मानव कुंठाओं और वर्जनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकी है। प्रयोगवाद की हास्योन्मुखी प्रवृत्तियों के कारण हिंदी का प्रगतिशाली कवि उससे मुक्त होने को छटपटा रहा था, तथा नई कविता ने उसे यह मुक्ति प्रदान की। सुमिंदर नंदन पंत, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने अपने आलोचनात्मक लेखों में नई कविता नाम को स्वीकार किया, और डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में नई कविता की अवधारणा पर अपनी स्थापनाएं दी। नई कविता में अनुभूति की सच्चाई को अमूल्य मानती है। अनुभूति चाहे एक क्षण की हो या समुचे युग की, एक नए अदने से मनुष्य को की हो या किसी महापुरुष की, आशा की हो या निराशा की, व्यक्ति की हो या समाज की, वह नई कविता के लिए श्रेयस्कर है। कवि अपनी तथा पराई अनुभूतियों को आत्मसात कर सार्वजनीन बनाता है। इसके लिए कवि युग बोध बहुत व्यापक और गंभीर होना आवश्यक है। नई कविता में सामान्यतः समाज के तिरस्कृत एवं अभावग्रस्त मनुष्य के जीवन की पीड़ा का चित्रण हमें होता हुआ दिखाई देता है। नवी कविताओं को इस दृष्टिकोण से लघु मानवतावाद का नाम भी दिया गया है। नई कविता भावना की अपेक्षा बुद्धि तत्व को अधिक महत्व देती है, किंतु उसकी बौद्धिकता प्रयोगवादी बौद्धिकता की तरह नीरस और वाग विलास नहीं है। नई कविता के केंद्र में संपूर्ण मानव समाज यानी मनुष्य और समाज दोनों हैं। यह मानव जीवन की सारी विषमताओं को रूपायित करती है तथा एक बेहतर मानवीय दुनिया की कल्पना करती है। मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि का नाम लोक जीवन की अनुभूतियों से युक्त नए मानवीय विकास की ओर संकेत करता है। नई कविता में हमें कुछ नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमान भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से नई कविता, प्रयोगवाद और नई कविता की कुछ विशेषताएं हमारे सामने निकल करके आ रही हैं, जिनका मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। नई कविता की सबसे पहली विशेषता जो नजर आती है वह अनास्था एवं संशयात्मकता, यानी ये कहें कि अनास्था और संशयात्मकता नई कविता की एक प्रधान प्रवृत्ति रही है। अज्ञे ने नए कवियों के संबंध में लिखा था, यहां तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और सर्वसिद्ध
मौलिक तत्वों को भी वे स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों का समाजीकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई, अथवा इस काव्य में व्यक्तित्व पर प्रधानता रही। कभी सामाजिक जीवन के साथ कोई तारतम्य नहीं बैठा पाता, इस तथ्य पर कवि ने इस रूप में प्रकाश डाला है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को वो समझाना चाहेगा या कहना चाह रहा है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। दूसरी जो नई कविता की हमारे सामने विशेषता उभर कर आती है वो है यथार्थवाद, यानी वास्तविक रूप में चित्रण। जैसा है वैसा के वैसा वर्णन करना ही यथार्थवाद की श्रेणी में मान सकते हैं हम। यथार्थवादी आग्रह नई कविता की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में हमें दिखलाई पड़ती है। यथार्थवादी विशेषता के विषय में जो मैं उसको सिद्ध करना चाहूंगा, उदाहरण है, खो के आते हैं, किकी आते हैं, बुन्नाते हैं, चुल्लू में उल्लू हो जाते, सभी लुज लुज हैं, थुल थुल हैं, लिव लिव हैं। नेक्स्ट और अगली इनकी जो विशेषता है नई कविता की, अति बौद्धिकता और दुरूहता। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार एक गहन बौद्धिकता इन कवियों पर शीशे की तरह जमती जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना चिंतन के स्थान पर यहां ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलापन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से दुरूही हैं। अगली विशेषता है नई कविता की अहमवाद। अति बौद्धिकता ने अहम के परिष्कार को आधार भूमि प्रदान की। मानव मूल्यों से खंडित व्यक्ति अहम का आश्रय पाकर अनेक रूपों में मुखर हुआ। इस अहमवाद की परिणति निष्क्रिय, नियतिवादिता, दीपवत, स्थितिशीलता, अस्तित्व संकट की शंकाकुलता तथा जनजीवन के संकुल वेग में अपना पार्थक्य बनाए रखने के मोह में हुई है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है पीड़ाबोध, यानी नई कविता के माध्यम से साहित्यकार पीड़ा की भावना को बहुत गहराई से व्यक्त करता है। पीड़ाबोध नई कविता का मुख्य आधार है। निराशा और अवसाद है। पीड़ाबोध इस काव्य में चिंतन सत्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपके सामने इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सब सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। नेक्स्ट बिंदु है या नेक्स्ट इस काव्य की प्रमुख विशेषताओं में है लघुता का चित्रण, यानी नवी कविता में छोटी से छोटी, हल्की से हल्की स्थिति या बिंदु या बात का वर्णन किया जाता है। यह हमें देखने को मिलता है। नई कविता ने व्यक्ति के बौने पर और उसकी लघुता पर दृष्टिपात किया है। इस बात को मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिद्ध करना चाहूंगा। पृथ्वी आकर्षित करती है अपनी जड़ताओं को, पर आकाश प्रकाश ने मुझको मरने देते सरल मौत कुत्ते की। नेक्स्ट बिंदु या नेक्स्ट प्रवृत्ति है नई कविता की क्षण का महत्व। अस्तित्ववादी विचारधारा के से प्रभावित नए कवि के लिए क्षण के प्रति मोह है, यानी हर क्षण का वो महत्व समझते हैं। क्षण के प्रति इनका मोह बराबर बना हुआ है। उसका बोध उल्लास में भविष्य कल्पना से शून्य है। उसके लिए वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, यानी वर्तमान में जीने की जो भावना है वो सबसे ज्यादा नई कविता के साहित्यकारों में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को हम सिद्ध करना चाहेंगे, पुष्टि करना चाहेंगे। आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के उस अंतर को भूलें, छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। और अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। नई कविताओं में अनेक नवीन तथा संश्लिष्ट बिंबों के माध्यम से प्रकृति का स्वरूप निरूपित किया गया है।
ये हमें देखने को मिलता है। जाड़े की सुबह का एक चित्रण हम इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। रात के कंबल में दुबकी उजियाली ने धीरे से मुंह खोला, नीड़ों ने कुलबुलाकर अलसाया अलसाया, पहला पक्षी बोला। और अंतिम जो प्रवृत्ति है नई कविता की, वो मैं बतलाना चाहूंगा, अभिव्यंजना की नवीनता, यानी नए रूप में अपने मनोभावों को, ये अपने भावों को व्यंजित करते हैं। नए कवि या नई कविता में साहित्यकार ने शैली, छंद, रचना, रस, अलंकार, योजना, प्रतीक, विधान, उपमान, योजना आदि अभिव्यंजना के सभी क्षेत्रों में नवीनता का परिचय दिया है। मतलब नए रूप में अपने उपमानों का, नई उपमाओं का प्रयोग किया है। उपमानों के कतिपय नूतन प्रयोग उदाहरण स्वरूप आप इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। चांदनी उस रुपये सी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। देखिए इनकी उपमा देने का ढंग नया। दूसरा एग्जाम्पल है, थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप भावनाएं चढ़ती हैं उतरती हैं। मतलब जो मनुष्य की भावनाएं हैं उसको थर्मामीटर के पारे की तरह या उसके रूप में इन्होंने एक नई कल्पना की है। तो इनकी जो अभिव्यंजना है, भावों को व्यक्त करने की जो शैली है, उसमें जो उपमेय उपमान देने की जो नई एक स्टाइल है, नई शैली है, वो हमें इससे पहले के जो साहित्यकार हैं, पहले के युग है, उनमें उनसे अलग या भिन्न रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में भी कहूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जितना जो हमसे बन पड़ रहा है, रिकॉर्ड करके आपके माध्यम रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक हम ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। और आशा है आप इन वीडियो को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट व्याख्यान में हम आपके सामने आपके जो कोर्स में प्रथम कवि है उनका अध्ययन अध्यापन कराएंगे। धन्यवाद।